क्यों यूएसएसआर जैसे एक सुपर पावर अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करता है? ऐसा क्या रीजन था कि वेपन और मिलिट्री टैक्टिक्स में बेहद एडवांस होने के बावजूद भी रूसियन आर्मी को अफगानिस्तान में हार का सामना करना पड़ा? क्या अफगानिस्तान के मुजाहिदीन में इतनी ताकत था कि वो रूसिया को एक वार में हरा सके, या फिर पूरे युद्ध में कोई और था जो अफगानिस्तान मुजाहिदीन का इस्तेमाल करता है रूसिया को अफगानिस्तान में हराने के लिए? हेलो गाइस, मैं अविनाश आज के वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे रूसिया और अफगानिस्तान के बीच का वार, इसका रीजन और इससे जुड़े कुछ बेहद ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अफगानिस्तान के लास्ट किंग थे दुर्रानी एम्पायर के मोहम्मद जाहिर शाह, जो कि 1933 से लेकर 1973 तक शासन किए थे। 1953 में जाहिर शाह अपने ही कजिन दाऊद खान को अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, पर तब भी सारा पावर जाहिर शाह के ही पास में रहता है। 1973 में दाऊद खान अफगानिस्तान आर्मी की मदद से जाहिर शाह को सत्ता से हटा देते हैं और खुद को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। इसके कुछ साल पहले यानी 1965 में अफगानिस्तान में एक नया पार्टी बना था जिसका नाम था पीडीपीए यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, जो कि मेनली एक कम्युनिस्ट पार्टी था। 1973 आते इस पार्टी में दो अलग अलग सोच पनपने लगता है, जिसमें से एक था कल्क फ्रैक्शन और दूसरा था परचम फ्रैक्शन। कल्क फ्रैक्शन का मानना था कि देश को जल्द से जल्द कम्युनिज्म की ओर लेना चाहिए, चाहे इसके लिए कितना भी फोर्स या वायलेंस करना पड़े, और इस फ्रैक्शन को लीड कर रहे थे नूर मोहम्मद ताराकी। और परचम फ्रैक्शन का मानना था कि अफगानिस्तान को धीरे धीरे कम्युनिज्म की ओर जाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, ताकि लोगों में मेजर अनरेस्ट ना दिखे। प्रेसिडेंट दाऊद खान पीडीपी की सोच को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वो पीडीपी पर कई सारे सैंक्शंस भी लगाते हैं। इसके अलावा कई सारे पीडीपी लीडर्स को किडनैप करके असैसिनेट भी किया जाता है। इन्हीं चीजों के वजह से पूरे अफगानिस्तान में प्रेसिडेंट दाऊद खान के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है, और इसका फायदा उठाकर पीडीपी के लीडर्स अफगानिस्तान आर्मी की मदद से 27 अप्रैल 1978 में दाऊद खान को सत्ता से हटा देते हैं और उनके पूरे परिवार को असैसिनेट कर देते हैं। इसके बाद पीडीपी की सरकार बनता है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान का नया प्रेसिडेंट बनते हैं कल्क फ्रैक्शन के लीडर नूर मोहम्मद ताराकी। पीडीपी की सरकार में आने के बाद 5 दिसंबर 1978 में रूसिया और अफगानिस्तान के बीच एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होता है, जिसके हिसाब से कुछ रूसियन ट्रूप्स अफगानिस्तान में रुकेंगे, जो कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट को इंटरनल रिबेलियन और फॉरेन इन्वेजन से प्रोटेक्ट करेंगे। पावर में आने के बाद नूर मोहम्मद ताराकी अफगानिस्तान में कुछ मेजर चेंजेस करते हैं, जैसे कि कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप के ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं। कुछ इस्लामिक ट्रेडिशंस जो कि अफगानिस्तान को एक मॉडर्नाइज सोसाइटी बनने से रोक रहा था, ऐसे इस्लामिक ट्रेडिशंस में बदलाव कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अफगानिस्तान से शरिया लॉ को भी अबॉलिश करके मॉडर्न लाइफस्टाइल को प्रमोट करने लगते हैं। इन्हीं चीजों के वजह से ही अफगानिस्तान के रूरल और अर्बन एरियाज में भी बहुत सारे कबीलों ने विरोध करना शुरू कर दिया, और यही वो वक्त था जब अफगान कबीलों से निकलकर छोटे छोटे मुजाहिदीन ग्रुप्स बनना शुरू हो गया। नूर मोहम्मद ताराकी रिबेलियंस को सही से हैंडल नहीं कर पाते हैं, और इसी बीच उनके पार्टी के ही दूसरे लीडर हाफिजुल्लाह अमीन ताराकी को ओवरथ्रो करके खुद को अफगानिस्तान का नया प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। हाफिजुल्लाह अमीन रूसिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप ट्रीटी का बहुत ही ज्यादा मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। वो अफगानिस्तान मुजाहिदीन से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में स्थित रूसियन आर्मी का ही सिर्फ इस्तेमाल करने लगते हैं। इस वजह से रूसियन आर्मी को अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा कैजुअलिटी फेस करना पड़ता है, पर मुजाहिदीन के खिलाफ जंग में रूसियन आर्मी को कोई खास रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इन्हीं चीजों से परेशान होकर 24 दिसंबर 1979 को 30,000 से ज्यादा रूसियन आर्मी काबुल पर अचानक हमला कर देते हैं। रूसियन आर्मी काबुल पर कब्जा करने के बाद हाफिजुल्लाह अमीन को सरकार से हटाकर परचम फ्रैक्शन के लीडर बाबरक करमाल को सत्ता पर बिठा देता है, और बहुत सारी आर्मी भी डिप्लॉय कर देता है ताकि एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी रहे।
साथ ही साथ रूसियन आर्मी अलग अलग मुजाहिदीन ग्रुप्स को भी खत्म करना शुरू कर देता है, क्योंकि मुजाहिदीन ग्रुप्स रूसिया द्वारा बनाए गए बाबरक करमाल की सरकार को हटाना चाहता है आर्म्स रिबेलियन की मदद से। इस बीच अलग अलग इस्लामिक देश से लाखों मुसलमान अफगानिस्तान पहुंचते हैं इन मुजाहिदीन ग्रुप्स के साथ मिलकर रूसियन आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए। पर सबसे खतरनाक चीज इसके बाद शुरू होने वाला था। कोल्ड वॉर के कारण अमेरिका रूसिया का सबसे बड़ा दुश्मन था और अफगानिस्तान में रूसिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता देखकर अमेरिका भी इस जंग में इनडायरेक्टली कूद पड़ता है। पर अमेरिका सपोर्ट करता है अफगान मुजाहिदीन को और रूसियन आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें एडवांस वेपन भी सप्लाई करता है। अब अफगान मुजाहिदीन के पास एडवांस अमेरिकन वेपन्स था और उन्हें ट्रेन कर रहा था पाकिस्तान का आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी। इसका अंजाम ये हुआ कि अफगान मुजाहिदीन भी रूसिया के साथ एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह लड़े और रूसिया को भी बहुत ज्यादा नुकसान होना शुरू हो गया। इन मुजाहिदीन ग्रुप्स को अमेरिका एंटी एयरक्राफ्ट गन और रॉकेट लॉन्चर तक सप्लाई कर देता है, जिसके मदद से ये लोग रूसिया का 118 फाइटर जेट और 333 हेलीकॉप्टर भी शट डाउन कर देते हैं। इस वार के बाद 9 साल तक ये लड़ाई चलता है और रूसिया का इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है इस लड़ाई की वजह से। फाइनली अप्रैल 1988 में सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव अफगानिस्तान के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करते हैं और फरवरी 1989 तक आखिरी रूसियन ट्रूप भी अफगानिस्तान को छोड़ के चला जाता है। अफगानिस्तान से रूसिया के जाने के बाद अफगानिस्तान में ही अलग अलग मुजाहिदीन ग्रुप्स ने सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, जिनमें से बाद में तालिबान और अलकायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स भी उभरते हैं। अब आप नीचे कमेंट में ये बताइए कि अफगानिस्तान में रूसिया को किसने हराया, अफगान मुजाहिदीन ने, पाकिस्तान ने या फिर अमेरिका ने। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन मैं अविनाश साइनिंग ऑफ।